मैं हितेश कुमार IAS 19 बैच ADC पलवल हूँ। आज की इस वीडियो में हम इन जनरल 3 पैटर्न कंपोनेंट में बात करेंगे। पहला यूपीएससी का पैटर्न पेपर का कैसा है, यूपीएससी की तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्या मिस्टेक्स हमें नहीं करनी चाहिए, इन जनरल आफ्टर कमिंग इनटू सर्विस क्या यूपीएससी में रोल होता है, और उसके बाद थर्ड कंपोनेंट होगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए कैसे आप किन चीज़ों का ध्यान रखें और कैसे मोटिवेशन को बनाए रखें। तो जैसे अगर मैं यूपीएससी की बात करूं तो यूपीएससी में टोटल 9 पेपर होते हैं। जैसे इसका प्री, मेंस और इंटरव्यू 3 कंपोनेंट होते हैं। प्रीलिम्स में आपका जनरल स्टडीज और CSAT सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट 2 ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होती हैं। जनरल स्टडीज वाले में 100 क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के, तो 200 मार्क्स का जनरल स्टडीज का पेपर होता है एंड 200 का ही आपका 80 क्वेश्चंस इंक्लूडिंग 2.5 मार्क्स ईच क्वेश्चन CSAT का होता है। CSAT वाला पेपर क्वालिफाइंग होता है और जनरल स्टडीज की कट ऑफ जाती है। आप जैसे प्रीलिम्स अराउंड यूपीएससी 15 to 17 टाइम्स कैंडिडेट्स को प्रीलिम्स क्वालिफाई करता है। प्रीलिम्स हो जाने के बाद मेंस में 9 पेपर होते हैं, जिसमें जीएस के 4 पेपर होते हैं, GS 1 2 3 4, एंड उसके बाद एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको लेना होता है। यूपीएससी में 25 ऑप्शनल की लिस्ट है, उसमें से आपको एक लेंगे। उनके 2 पेपर होते हैं, तो 6 पेपर हो गए। एक एस्से का होता है 7th पेपर, और 8वां 9वां पेपर होता है वो क्वालिफाइंग होता है, जो कि 8th पेपर है इंग्लिश का होता है और 9th होता है वो लैंग्वेज का होता है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल में लैंग्वेज मेंशन है उनमें से आपको एक लैंग्वेज चूज करनी होती है। उसके बाद मेंस में करीब 2.5 से 3 टाइम्स कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाता है और उनको इंटरव्यू कॉल आता है और इंटरव्यू के बाद फाइनल लिस्ट बनती है। प्रीलिम्स के जो मार्क्स होते हैं वो फाइनल रैंकिंग में ऐड नहीं होते हैं, ओनली मेंस एंड इंटरव्यू के मार्क्स ऐड होते हैं। अगर मैं टोटल मार्क्स की भी बात करूं तो आपका जो प्री के तो कोई आपने क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद कोई मार्क्स ऐड नहीं होगा। मेंस में जो जीएस का पेपर है, GS 1 में आपकी सोशोलॉजी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी 3 मेजर सब्जेक्ट्स आती हैं, जो कि 250 मार्क्स का होता है। पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशन और इंडियन पॉलिटी आती है, वो 250 मार्क्स का होता है। पेपर 3 में आपके इकोनॉमिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट एंड करंट अफेयर के कुछ पोर्शंस होते हैं, वो भी 250 मार्क्स का होता है। एंड पेपर 4 होता है वो एथिक्स का होता है, जो कि 250 मार्क्स ईच। तो 1000 मार्क्स तो जनरल स्टडीज के होते हैं। 500 मार्क्स का ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं 250 ईच के, 1500 मार्क्स ही हो जाते हैं। 250 मार्क्स का आपका एसए का पेपर होता है, तो 1750 मार्क्स का टोटल मेंस होता है। मेंस क्वालिफाई करने के बाद जो इंटरव्यू होता है वो 275 मार्क्स का होता है, तो टोटल 2025 मार्क्स बनते हैं यूपीएससी में, जिसकी आपके मार्क्स आते हैं उस हिसाब से आपकी रैंक दी जाती है। अब जो सेकंड मेजर चीजें आती हैं कि जो मैंने मेजर सब्जेक्ट्स बताई पेपर वाइज, उसमें क्या स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करनी चाहिए, क्या करंट अफेयर फॉलो करना चाहिए। हाउएवर ये आपको बुक्स काफ़ी यूपीएससी के टॉपर्स के वीडियोस में यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी, फिर भी मैं एक बार आपको जस्ट गो थ्रू कर देता हूँ 2 मिनट में। जैसे हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न एंड वर्ल्ड हिस्ट्री 4 कंपोनेंट होते हैं। तो एंशिएंट में जैसे एक नितिन सिंघानिया की बुक आती है आर्ट एंड कल्चर की, वो पढ़ सकते हो आप। एंड तमिलनाडु बोर्ड की NCERT है 11th-12th क्लास की, उसमें डायनेस्टी वाइज क्या क्या चीज़ें हुई हैं आर्किटेक्चर में, आपके लिटरेचर में, यानी डांस फॉर्म में, वो चीज़ें वहाँ से कवर की जा सकती हैं। मिडिवल का पोर्शन आप NCERT से कवर कर सकते हैं। मॉडर्न इंडिया के लिए आप स्पेक्ट्रम कवर कर सकते हैं, और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए कोई एनी कोचिंग नोट से किसी यूट्यूब चैनल को रेफर कर सकते हो। उसमें गिनती के 15 to 17 टॉपिक्स हैं, तो वो उनके शॉर्ट नोट्स बना के कवर किया जा सकता है। सिमिलरली पेपर 1 में जो दूसरा मेजर सब्जेक्ट है दैट इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी और आपकी फिजिकल ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी आती है। फिजिकल ज्योग्राफी के लिए GC लियोंग की बुक है, एंड साथ में ही 11th क्लास की NCERT है फिजिकल ज्योग्राफी की, वो आप रेफर करें। और इंडियन ज्योग्राफी के लिए NCERT रेफर कर सकते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो क्वेश्चंस होते हैं वो मोस्टली करंट अफेयर ओरिएंटेड होते हैं, तो यूट्यूब के किसी चैनल से जो लोकेशंस थ्रू आउट द ईयर न्यूज़ में रही होती हैं उन पे आप मैप ओरिएंटेड क्वेश्चंस रेफर कर सकते हैं। सिमिलरली थर्ड जो सब्जेक्ट है वो सोशियोलॉजी है। सोशियोलॉजी के लिए आप NCERT या किसी कोचिंग नोट्स जो प्रिंटेड मार्केट से ले सकते हैं, फिर वो रेफर कर सकते हैं।
प्रीलिम्स में सोशियोलॉजी का एज सच बहुत ज़्यादा नहीं आता है, मेंस में ही एक दो क्वेश्चंस आते हैं, वो भी करंट ओरिएंटेड आते हैं। पेपर 2 में आपका इंडियन पॉलिटी है। इंडियन पॉलिटी की लक्ष्मीकांत की बुक आप रेफर कर लें, और मे बी बिगनर्स के लिए एक यूट्यूब पे मुरनाल का चैनल है, उस पर भी पॉलिटी के अच्छे खासी वीडियोस हैं, वो आप रेफर कर सकते हैं। एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में जो क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली वो करंट अफेयर ओरिएंटेड आते हैं। तो स्टैटिक को कैसे करंट से रिलेट किया जाता है वो मैं करंट अफेयर सेक्शंस वाले में बताऊंगा। थर्ड पेपर है, उसमें इकोनॉमी है। इकोनॉमी का प्रीलिम्स में काफ़ी अच्छा वेटेज आता है। करंट अफेयर और जो करंट अफेयर रिलेटेड इंडियन इकोनॉमी की जो टर्मिनोलॉजी है, चाहे बजट की हो गई या कोई भी न्यूज़ रिलेटेड इकोनॉमिक टर्म्स हो गई, उन पर प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। सिमिलरली मेंस में जो इकोनॉमी के रिगार्डिंग गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनके रिगार्डिंग भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आप रमेश चंद्रा की बुक है वो भी रेफर कर सकते हैं। और इंडियन इकोनॉमी में मुन्नाल के जो वीडियोस हैं यूट्यूब पे वो भी काफ़ी अच्छे हैं, या फिर एनी कोई कोचिंग मटेरियल, प्रिंटेड मटेरियल भी रेफर किया जा सकता है साथ में। जो पेपर 3 में इकोनॉमी के साथ साथ आपके एनवायरनमेंट आता है, तो एनवायरनमेंट में शंकर IAS की एक बुकलेट है, वो काफ़ी अच्छी है। वो वन बुक विल बी सफिशिएंट फॉर द एनवायरनमेंट। एंड पेपर थर्ड में साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट आता है, और करंट अफेयर के कुछ साइंस टेक के पोर्शंस आते हैं, वो करंट अफेयर ओरिएंटेड है, वो करंट अफेयर में कवर हो जाएंगे। पेपर 4 में एथिक्स है। एथिक्स की आप टर्मिनोलॉजी कवर कर लें किसी भी कोचिंग नोट से, उसके बाद टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करें, उसी से एथिक्स का सिलेबस कवर हो जाता है। उसमें 2 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 1 में कोटेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं, और सेक्शन B में केस स्टडीज होती हैं। तो ये बुक्स की जो मैंने आपको लिस्ट दी है वो हम प्रिंटेड वर्जन में भी अवेलेबल करा देंगे। एट द सेम टाइम किसी भी टॉपर्स के वीडियो देखोगे तो वहाँ पे आपको यूट्यूब पे रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे जो कि मोर और लेस सेम ही होंगे। अभी जो सेकंड पोर्शन है जिसमें मोस्टली क्वेश्चंस क्यूरियोसिटी रहती है बिगिनर्स के माइंड में, उनको मैं एड्रेस करूंगा। जैसे पहला हर कोई पूछता है कि क्या कोचिंग की जरूरत है यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए, तो मैं कहूँगा कि कोचिंग की एज सच कोई खास जरूरत है नहीं। हाउएवर कोचिंग लेने के कोई नुकसान नहीं है, लेकिन फायदे भी बहुत कम है। जिनको आप इतनी हाई भारी भरकम फीस भर के आप अपने घर पर भी इन चीज़ों को कवर किया जा सकता है। जैसे आजकल इंटरनेट का जमाना है, तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस काफ़ी कोचिंग्स के हैं, जैसे जिसमें मैंने बीच में मुन्नाल का भी नाम लिया, तो मुन्नाल पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के वीडियो हैं। मुन्नाल इज MRUNAL, तो वहाँ से भी आप रेफर कर सकते हो बिगिनर के लिए। एक कोविड के टाइम पे काफ़ी सारे कोचिंग्स के रिकॉर्डेड वीडियोस आपको टेलीग्राम्स के यूपीएससी ग्रुप्स में मिल जाएंगे, या मार्केट में वो बहुत ही 500-1000 रुपये में सारे जनरल स्टडीज़ के सारे वीडियोज़ अवेलेबल हो जाते हैं। तो वो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके अपने घर पे ही देख सकते हैं, कोई उसमें अलग से आपको कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। एंड साथ में ही कोचिंग के वीडियोस के साथ साथ आप स्टैंडर्ड बुक्स जरूर रेफर करें, जो कि मैंने आपको पहले मेंशन की थी। तो जो क्वेश्चन का आंसर है कि कोचिंग की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप इंडिया के किसी भी कोने में बैठ के 0 रुपए में यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो आता है कि हाउ टू कवर सिलेबस को कैसे कवर किया जाए। इसमें मैं आपको बता दूं कि एक बार आप जो मैंने स्टैंडर्ड मटेरियल बताएं और जो वीडियोस हैं उनको रेफर करके एक बार सिलेबस कवर कर लें। उसके बाद जब सेकंड टाइम पढ़ने का टाइम आए तो उसको एज इट इज रिवाइज ना करें, टेस्ट सीरीज लगाएं, और टेस्ट सीरीज में जो टॉपिक्स गलत हो रहे हैं उन्हीं टॉपिक्स को आप दोबारा उठाओ, ताकि आपके जो वीक पॉइंट है वो कवर होंगे। साथ में ही लास्ट ईयर के पेपर्स का एनालिसिस करते जाओ, किस चैप्टर से, किस सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ताकि आपको यूपीएससी की या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो उसकी डिमांड पता चल जाए, और टेस्ट सीरीज से आपके जो वीक पॉइंट है और स्ट्रांग पॉइंट है वो पता चलते जाएं। थर्ड क्वेश्चन आता है, काफी बार पूछा जाता है कि किस स्टेज पे यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। जैसे मैं ये वीडियो जनरली स्कूल के जो बच्चे हैं, जैसे 9 to 12 क्लास वाले हैं, तो आप 12th से पहले चाहे यूपीएससी की तैयारी यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मत करो। 12th तक आपको फोकस होना चाहिए कि जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं उसमें टॉप करें, और साथ में ही आपका जनरल स्टडीज की कुछ चीजें आपको नॉलेज के लिए पढ़ें। आप हमेशा 12th से पहले चीजों को नॉलेज के हिसाब से देखें, रेदर देन क्वालिफाइंग सम पर्टिकुलर एग्जाम। आप
समय के साथ साथ जैसे आपके अगर आप 11-12 में आपको 8 सब्जेक्ट ली हुई है, तो जो सब्जेक्ट्स जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, इन चारों सब्जेक्ट्स का यूपीएससी में अच्छा खासा वेटेज होता है। अगर ये सब्जेक्ट्स हैं तो आप यूपीएससी का सिलेबस जरूर देख लें कि भाई यूपीएससी में क्या पूछा जाता है, उसी सिलेबस में को आप ज़्यादा फोकस, सिलेबस के साथ साथ जो टॉपिक्स हैं उनको ज़्यादा फोकस करें, ताकि आपके 11-12 में मार्क्स भी अच्छे हैं और सिमिलरली साइमल्टेनियसली यूपीएससी की तैयारी भी हो जाए। एंड इनिशियली आप मैं कहूँगा कुछ सब्जेक्टों में आप सीधा एनसीईआरटी रेफर कर सकते हैं, जैसे मैंने हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी में कुछ एनसीईआरटी मेंशन करी थी, और कुछ सब्जेक्ट्स में सीधा आप स्टैंडर्ड बुक्स भी उठा सकते हैं, उसमें एनसीईआरटी भी जाने की जरूरत नहीं है। एक अगला क्वेश्चन आता है, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि ऑप्शनल कैसे डिसाइड किया जाए। तो मैं आप लोगों को बताऊं, जो एक ऑप्शनल चूज करना होता है उसके बारे में आप ग्राउंड जीरो पे बिल्कुल ना सोचें। डे 1 में आप पहले जनरल स्टडीज का सिलेबस कवर कर लें, एक रफ आइडिया ले लें। आप 3-4 महीने जब जनरल स्टडीज पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से ह्यूमैनिटीज के ऑप्शनल में किस टाइप का सिलेबस है और उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड अगर आपका सपोज एजुकेशन बैकग्राउंड में ग्रेजुएशन आपका इंजीनियरिंग या मेडिकल का है, तो डेफिनेटली यू कैन प्रेफर योर एजुकेशन, कॉलेज का जो आपका ग्रेजुएशन है उसके हिसाब से आप अपना सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। कभी भी भेड़ चाल फॉलो ना करें ऑप्शनल में, आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से ही लें। लास्ट ईयर का पेपर का एनालिसिस करें उस ऑप्शनल पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। टोटल 25 के ऑप्शनल है यूपीएससी में। आप 25 ऑप्शनल की लिस्ट देखोगे तो आपको 3-4 ऑप्शनल में कंफ्यूजन होगा, बाकी के तो दूर कर ही दोगे। तो 3-4 के लास्ट ईयर के पेपर और सिलेबस देखें, आपको एक आइडिया लग जाता है। तो पहले 3-4 महीने जीएस पढ़ लें, उसके बाद आप कोई ह्यूमैनिटी का ऑप्शनल लेना चाहते हैं तो उसके हिसाब से आप चेक करें। ये वीडियो जैसे मैं मोस्टली स्कूल के बच्चों के लिए बना रहा हूँ, तो वो अभी ऑप्शनल पर ज़्यादा फोकस ना करें, वो जस्ट जनरल स्टडीज़ के बारे में ज़्यादा सोचें। एक अगला क्वेश्चन आता है कि आपको काफ़ी बार डीमोटिवेशन होता है, हाउ टू डील विद इट। अगर कोई कंप्लीट एग्जाम की तैयारी कर रहा है उनको भी डीमोटिवेशन होता है, या आप सपोज 9 to 12 या किसी भी क्लास में हो तब भी आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं कभी क्लास टेस्ट में या टेस्ट सीरीज में, तो आप डीमोटिवेशन हो जाते हो। मैं डीमोटिवेशन का आपको सबसे बेस्ट तरीका है, आप पर्सनल और पब्लिक मोटिवेशन फैक्टर्स रखें। आप किस वजह क्या गलतियां हो रही हैं उन पर वर्कआउट करें। कभी भी रोट लर्निंग पे फोकस ना करें, थोड़ा सा आप माइंड को क्यूरियोसिटी रखें, चीज़ों का प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है उनको फोकस करें, चीज़ों को एज ए नॉलेज गेन के हिसाब से पढ़ें, ताकि आपको उसमें इंटरेस्ट भी आए और कॉन्फिडेंस भी आपको बूस्टअप हो। जब आप कभी कोई टेस्ट सीरीज लगाएं या क्लास टेस्ट में कम मार्क्स आए, तो उसमें किस टॉपिक से आपसे क्या गलतियां हो रही हैं उनको आप उन टॉपिक्स को दोबारा उठाएं। और हमेशा अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं आती है तो देयर इज ऑलवेज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। मैं तो कहूँगा कि इवन जो टॉपर होते हैं उनको अपनी वीकनेस पता ही नहीं चलती है, लेकिन जो अगर 2nd-3rd रैंक आ रही है या आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो आपको पास स्कोप है इम्प्रूवमेंट करने का, तो उन पे आप वर्कआउट करें रेदर देन हैविंग डीमोटिवेशन। एंड एक और है जो कि भाई हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए यूपीएससी निकलना कितना मुश्किल है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकलना कितना मुश्किल है। मीडियम का इतना कोई खास रोल नहीं है। मैं पहले मानता हूं कि आज से 3-4 साल पहले हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए काफ़ी करंट अफेयर्स रिलेटेड चीज़ें शायद कंटेंट मार्केट में अवेलेबल नहीं था। जैसे इंग्लिश मीडियम में काफ़ी अच्छे न्यूज़पेपर्स थे जो कि यूपीएससी की डिमांड के हिसाब से एनी कम्पिटिटिव एग्जाम की डिमांड को कंप्लीट करते थे, हिंदी मीडियम में नहीं था। बट आज की डेट में करंट अफेयर के जो मटेरियल्स हैं, चाहे वो किसी कोचिंग के मटेरियल हो गए या न्यूज़पेपर्स हो गए या कोई एनी मैगजीन्स हो गई, वो हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल हैं। तो ये अगर आपकी थॉट है कि हिंदी मीडियम में निकालना मुश्किल है या रैंक अच्छी नहीं आएगी, तो वो मैं तो आज की डेट में उनको अपवाद ही बोलूंगा। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है और अगर राइट गाइडेंस है और आपने सही तरीके से एग्जाम की डिमांड को देखते हुए टेस्ट सीरीज लगा के अगर तैयारी की है, तो आप हिंदी मीडियम से भी बहुत अच्छी रैंक ला सकते हैं। राइटिंग का कितना बड़ा रोल होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे भले आप यूपीएससी दे रहे हैं या एसएससी, बैंकिंग या टीचिंग या पुलिस या एनीथिंग, डिफेंस और एक्सेट्रा, उसमें टेस्ट सीरीज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप एक बार सिलेबस कंप्लीट करने के बाद टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं, बिकॉज टेस्ट सीरीज से आपकी जो एग्जाम की नर्वसनेस है वो खत्म होती है, आपकी स्पीड इंप्रूव होती है, आपके जो वीक टॉपिक्स हैं वो पता चलता है। एंड कोई भी कोचिंग जो टेस्ट सीरीज बनाती है वो हमेशा लास्ट ईयर के पेपर्स का एनालिसिस करके ही उस टेस्ट
सीरीज को बनाती है, तो वो उन टॉपिक्स को ज़्यादा फोकस करते हैं जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। देयर इज अ डिफरेंस, जो बोलते हैं ना स्मार्ट स्टडी एंड हार्ड वर्क में क्या डिफरेंस है, यही है। आप पूरे सिलेबस को इक्वली फोकस ना करें, जिन टॉपिक्सों में से ज़्यादा पूछा जाता है उन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करें। सपोज आप 9th या 10th की एग्जाम भी लिख रहे हैं तो 10th के आप लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स का एनालिसिस करें, उसमें जो टॉपिक्स ज़्यादा पूछे जाते हैं उन पर ज़्यादा फोकस करें, कम पूछे जाते हैं उन पर कम करें। ये तो अभी हम जो बात कर रहे थे वो यूपीएससी की तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्या सिलेबस है, किन चीज़ों का आप तैयारी करते टाइम ध्यान रखें, वो चीज़ें मैंने मेंशन की हैं। अभी जो हमारा थर्ड सेक्शन है उस पे कि सिलेक्शन के बाद क्या चीज़ें होती हैं, ट्रेनिंग कैसे होती है, क्या पोस्ट होती हैं, क्या सर्विस में आने के बेनिफिट्स हैं, क्या लॉसेस हैं आपको। जैसे आप सेलेक्ट हो जाएंगे एज पर रैंक, आपकी सर्विस एलोकेशन हो जाती है और उसके बाद ट्रेनिंग आपकी होती है। पहले फाउंडेशन कोर्स होता है 3 महीने का, जो कि मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ पे होता है। एंड उसके बाद फेज 1 होता है जो कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग बोलते हैं, वो सर्विस वाइज अलग अलग सेंटर्स पर चले जाते हैं। आईएएस की मसूरी में ही होती है लवासना में, एंड आईपीएस की हैदराबाद में होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी, एंड आईआरएस की नागपुर में होती है, एंड ऑडिट अकाउंट की शिमला में होती है, फॉरेस्ट सर्विस की देहरादून में होती है, फॉरेन सर्विस की दिल्ली होती है। सिमिलर अलग अलग सर्विसेज की अलग अलग हैं। यूपीएससी में जब आप फॉर्म भरते हैं तो प्री एग्जाम निकल जाने के बाद आपके मेंस से पहले आपको डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। उसमें आपकी हॉबीज, आपके सारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड, सारी डिटेल भरनी होती है आपको। एंड मेंस निकल जाने के बाद आपको आपकी सर्विस प्रेफरेंसेस और कैडर प्रेफरेंसेस देनी होती हैं। इंडिया में टोटल 26 कैडर्स हैं। ऑन एवरेज हर एक स्टेट को एक कैडर बना रखा है, लेकिन कुछ छोटे स्टेट्स को उन्होंने कंबाइंड मर्ज भी किया हुआ है, और यूटीज का एक अलग से एग्मोट कैडर है। तो आपकी रैंक और प्रेफरेंस के बेसिस पे आपको कैडर एलोकेशन होता है। रैंक के बेसिस पे सर्विस एलोकेशन होती है। सिविल सर्विसेज में अराउंड 20 के आसपास सर्विसेज होती हैं। आप जब डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो आपकी सर्विस की प्रेफरेंस में जैसे आईएएस, आईपीएस, फॉरेन सर्विस, रेवेन्यू सर्विस में इनकम टैक्स रेवेन्यू, दूसरी रेवेन्यू सर्विस में कस्टम है, कस्टम सेंट्रल एक्साइज, ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस हो गई, सिविल अकाउंट्स हो गई, डिफेंस अकाउंट हो गई, रेलवे अकाउंट्स हो गई, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस हो गई, आपकी पोस्टल सर्विस हो गई, इंफॉर्मेशन सर्विस हो गई। सिमिलरली इसी टाइप से ग्रुप ए और ग्रुप बी की टोटल 20 के आसपास सर्विसेज हैं जो कि सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट होने पर एज पर योर रैंक और एज पर योर प्रेफरेंस आपको अलॉट की जाती है। अब हम बात कर रहे थे कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग में सब लोग अपने अपने सेंटर्स में जाएंगे, तो मैं अगर आईएएस की बात करूं तो 3 महीने का फाउंडेशन कोर्स और 9 महीने का आपका प्रोफेशनल ट्रेनिंग फेज 1 होता है। टोटल 1 ईयर की ट्रेनिंग एकेडमी में होती है। उसके बाद जो आपको कैडर एलोकेट होता है उसमें आप डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के लिए आ जाते हैं। 1 साल की डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होती है। एंड जैसे मैं आपको मेरे केस में बात करूं तो मेरे को हरियाणा अलॉट हुआ था, तो मैं हरियाणा में एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव में मेरी डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग हुई थी। उसमें आपको एक महीने के लिए आपको डिफरेंट चार्जेस दिए जाते हैं, जैसे एसडीएम हो गया, बीडीओ हो गया, तहसीलदार हो गया, पुलिस के साथ अटैचमेंट हो गए, जुडिशरी के अटैचमेंट्स हो गए, आपको अपने स्टेट के बारे में भी बताया जाता है। उसके बाद आपका फुल फ्लेज इंडिपेंडेंट चार्जेस स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ये 1 ईयर इन अकेडमी, 1 ईयर इन डिस्ट्रिक्ट, 2 ईयर की ट्रेनिंग कंप्लीशन हो जाने के बाद आपको एक एमए इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम जेएनयू की डिग्री दी जाती है। उसके ट्रेनिंग के फाउंडेशन कोर्स के हो जाने के बाद आपके कुछ पेपर्स होते हैं वो आपको निकालने होते हैं, और फेज 1 के बाद कुछ पेपर्स होते हैं। जैसे ट्रेनिंग में जो चीज पढ़ाई जाती है उसी का एवेल्यूशन होता है वो। सिमिलरली आपकी डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग हो जाने के बाद भी आपको कुछ आपकी रिपोर्ट सबमिट करनी होती है कि डिस्ट्रिक्ट में आपने क्या सीखा। उसके बाद 1 महीने का फेज 2 होता है, वापस आप अकेडमी में जाते हैं। तो फाउंडेशन कोर्स, फेज 1, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग और फेज 2, इन चारों को मिला के आपकी पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है आफ्टर 2 ईयर। ट्रेनिंग कंप्लीशन हो जाने के बाद 3 महीने की आपकी असिस्टेंट सेक्रेटरीशिप होती है, जो कि आपको पार्लियामेंट में कोई एक मिनिस्ट्री अलॉट होती है, उसमें आप असिस्टेंट सेक्रेटरी की पोस्ट पे 3 महीने काम करते हो। उसके बाद जब आप डिस्ट्रिक्ट में दोबारा आते हो देन आप फुल प्लेस चार्ज आपको दिए जाते हैं। जैसे 1 से 1.5 साल आपको एसडीएम की पोस्टिंग दी जाती है, देन एक किसी इंडिपेंडेंट सब डिवीजन में। उसके बाद कैडर टू कैडर थोड़ा सा पोस्टों का
एलोकेशन बदल जाता है। हरियाणा की बात करूं तो एसडीएम के बाद एडीसी की पोस्टिंग दी जाती है। काफ़ी स्टेट्स में आपको सीओ जिला परिषद की पोस्ट भी दी जाती है, या इवन जॉइंट डेवलपमेंट ऑफिसर्स की बात दी जाती है। और उसके बाद फिर आपको कमिश्नर कॉरपोरेशन निगम का एक्सपोजर दिया जाता है। एंड उसके बाद आप डिप्टी कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की या कलेक्टर जो नॉमेनक्लेचर्स हैं वो पोस्ट दी जाती है। हर एक स्टेट में पोस्टों के नॉमेनक्लेचर्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन रोल मोर और लेस सेम ही होते हैं। जैसे अगर मैं आपकी बात करूं तो DC/DM होता है। जब आप ऑफिस में सिविल वर्क करते हो तो आपके पास DC की टाइटल होता है, और जब आप मजिस्ट्रियल पावर अपनी यूज करते हो तो आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हो। सिमिलरली SDM/SDO सिविल होता है SDMs के लेवल, सब डिवीजन के लेवल पर। एंड जब आप DC के बाद आपकी फील्ड पे कुछ और भी पोस्ट होती हैं, उन पे भी आपको रखा जा सकता है। उसके बाद आपको सचिवालय में, और आफ्टर 12 to 15 ईयर्स आप फिर सचिवालय में चले जाते हैं, और वहां पे आपका जो रिमेनिंग ड्यूरेशन पीरियड होता है वहां पे आपको सर्व करना होता है। हाउएवर ये सरकार पे डिपेंड करता है, ये आपको फील्ड में भी कभी भी किसी भी स्टेज पे अगर आपकी लेवल के हिसाब से आपकी वो है तो आपको भेजा जा सकता है। काफी हाँ, अभी हम बात करेंगे कि सर्विस में आने के बाद आपके क्या पर्क्स एंड अलाउंसेस होते हैं। जैसे जब आप फील्ड पोस्टिंग पे आते हो तो आपको सैलरी स्टार्ट होती है आपकी 5400 ग्रेड पे से, एंड साथ में ही आपको रेजिडेंस मिलते हैं, आपको हाउस में स्टाफ मिलता है आपके लिए, हाउस हेल्प के लिए कुक एंड क्लीनिंग स्टाफ एंड ड्राइवर्स एंड गनमैन्स। एंड एक जो हम बात करते हैं कि आईएएस में इनिशियली फेज में आपको शायद सैलरी इतना ना मिले, लेकिन एक जो सेटिस्फेक्शन है सर्विस में आने के बाद लोगों की हेल्प करने का, वो जरूर मिलता है। मैं आपको बताऊं तो जनरली समटाइम ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा भी जाता है इंटरव्यूज में कि आईएएस ही क्यों किया, आईएएस क्यों या यूपीएससी ही क्यों ऑप्ट किया। यूपीएससी के जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस हो गया, 3 ऑल इंडिया सर्विस होती हैं हमारे देश में। ऑल इंडिया सर्विस में आप एक डिस्ट्रिक्ट को कमांड करते हो, आपके जुरिडिक्शन में पूरा डिस्ट्रिक्ट आता है, जिसके जितने भी डिपार्टमेंट है वो आपके अंडर होते हैं। आईएएस मोस्टली एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिगार्डिंग देखते हैं, एंड आईपीएस पुलिस में लॉ एंड ऑर्डर के रिगार्डिंग देखते हैं। फॉरेस्ट वाले जो फॉरेस्टेशन है और उनसे रिलेटेड चीजें एक्टिविटी हैं उनमें देखा जाता है। तो हम जो बात कर रहे थे कि आईएएस ही क्यों, आईएएस में आपका जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ वर्क है वो इतना ज्यादा है कि आपको डे 1 से टिल योर रिटायरमेंट आपकी मेंटली ग्रोथ होती है। डेली बेसिस में आप नई नई चीजें सीखते हैं। फॉर एग्जांपल एक जिले में करीब 35 से 40 डिपार्टमेंट हैं, वो आपके अंडर आते हैं। जब आप उनकी रिव्यू मीटिंग्स लेते हैं, आप उनकी स्कीम्स के इंप्लीमेंटेशन के बारे में जानते हैं, तो आप बीइंग, जैसे मैं उदाहरण दूं तो मैं आईआईटी से टेक्निकल ग्रेजुएट हूं, और मैं जब हेल्थ की कोई मीटिंग लेता हूं तो काफी उसमें मेरे को हेल्थ के बारे में पता चलता है। ऐसी एग्रीकल्चर की लेता हूं तो एग्रीकल्चर के बारे में पता चलता है। तो आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, लाइफ आपकी मोनोटोनस नहीं होती। सेकंड जो रीजन है आईएएस में आने का, आपको आपके जो सिग्नेचर का इम्पैक्ट है, जो आप पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उससे जो लोगों की लाइफ में जो चेंजेस हो रहा है वो डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। वो इम्पैक्ट आप होते हुए देख सकते हैं। आपको आप जैसे किसी और जॉब में है तो आपका जो, जैसे इंजीनियर हैं तो आप रोड बना रहे हैं या बिल्डिंग बना रहे हैं, उसका भी इम्पैक्ट है कहीं ना कहीं, लेकिन वो बहुत इनडायरेक्ट है। और आईएएस में जैसे आपने किसी की अगर पेंशन लगाई तो उसकी जिस दिन से पेंशन लगना स्टार्ट होगी, उसकी जो बेसिक नीड्स हैं वो कंप्लीट होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो चेंजेस आप देख सकते हो। एंड जो आपकी फाइनेंशियल अथॉरिटी है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है आईएएस में, वो आपको बाय वर्च्यू ऑफ पोस्ट दी जाती है, ताकि आप जो प्लान कर रहे हो, जो इनिशिएटिव आप सोच रहे हो, जो चेंज आप समाज में लाना चाहते हो, वो अथॉरिटी आप ही कलम में है, तो वो आप चेंज ला सकते हो। तो ये 2 या 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से आई तो रियली लाइक दिस पोस्ट। एंड अब हम बात करेंगे कि मैं काफी बार बच्चों से जब इंटरेक्ट करता हूं तो उनमें मोटिवेशन नहीं होता है। वो उनसे अगर पूछें कि आप आईएएस क्यों नहीं बनना चाहते हो, तो उनका सिंपल सा जवाब होता है कि मेरे से आईएएस नहीं निकलेगा। हाउएवर उन्होंने कभी यूपीएससी का सिलेबस भी नहीं देखा होता है और उनको कभी कोई अटेम्प्ट भी नहीं लिखा होता है। तो एक तो सबसे पहली बात, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालने के लिए आप कॉन्फिडेंस रखें। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो 50% एग्जाम की तैयारी आपकी वहीं हो जाती है। उसके बाद आपको सिंसियरिटी और डेडिकेशन की जरूरत होती है, ताकि आप सिलेबस पूरा से कंप्लीट कर लें
और उसकी टेस्ट सीरीज लगा लें, ताकि उसमें से जो आपकी मिस्टेक्स हैं वो फाइंड आउट हो जाएं, जो एग्जाम का प्रेशर है, नर्वसनेस है, वो खत्म हो जाए और आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अच्छी रैंक के साथ इन हो। मैं आपको एक छोटी छोटी बातें बताना चाहूँगा मोटिवेशन के रिगार्डिंग। आप जैसे लाइफ में सपोज क्लर्क बनना चाहते हैं, LDC की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप एक कोई ऐसा तो नहीं है कि छोटी एग्जाम है तो उसके लिए आप 2 घंटे पढ़ेंगे, आप अपना 100% ही देंगे। जब आपको 100% ही देना है तो आप देश की सबसे बड़ी एग्जाम के लिए तैयारी करो। आप जब अपना 100% दोगे और आप सिलेबस को सही से देख के और टेस्ट सीरीज के साथ प्रॉपर गाइडेंस से तैयारी करोगे तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छी रैंक लाओगे। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो निकाल सकते हैं इस एग्जाम को, बस जरूरत है तो उनको राइट गाइडेंस की। आज की डेट में आपको सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, आप किसी भी कोने में कहीं पे भी बैठ के जो मैंने सोर्सेस बताए उनको फॉलो करके आप इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। हमेशा से जब तैयारी करो तो एज ए टॉपर की तरह तैयारी करो। रिजल्ट चाहे जो भी हो वो बात की बात है, लेकिन रिजल्ट आने से पहले आप उस एग्जाम के टॉपर हो और उसी हिसाब से तैयारी करो आप। एंड बोलते हैं ना, सपने वो नहीं होते जो कि हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ना दें। तो आप सपना सबसे बड़ा देखें। आपको अगर IAS बनना है या PM बनना है या CM कुछ भी बनना है आपको, तो आप अगला जन्म तो नहीं लोगे, इसी जन्म में आपको कवर करना है। तो उसके लिए आपने सपना देख लिया। सपोज आपने IAS बनने का सपना देखा, तो उसका सिलेबस क्या होता है वो पता करो, उसके पेपर्स कैसे होते हैं, उसकी डिमांड, एग्जाम की डिमांड क्या है, लास्ट ईयर के पेपर्स में कैसे क्या क्या चीजें पूछी गई थी, उसमें आप टेस्ट सीरीज लगाएं और उसके बाद आप डेफिनेटली एक अच्छा रिजल्ट आएगा। तो अगर आप सिंसियर हैं, डेडिकेटेड हैं, कॉन्फिडेंस हैं, तो आप लाइफ में कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं। एंड बहुत बार आपको ऐसा लगता है कि एक मोटिवेशन, जब मेरे टेस्ट में कम नंबर आ जाते हैं, तो आप हमेशा पर्सनल मोटिवेशंस को याद रखो कि आपने इस एग्जाम में या आने के लिए क्या वजह थी आपकी आने की। मैं आपको बताऊं, मेरे को हर चीज में जब मैं तैयारी कर रहा था तो एक ऐसी स्टेज आ गई थी कि हर एक चीज में मोटिवेशन मेरे को दिखता था। आप सपोज किसी पब्लिक फंक्शन में गए, आप सबसे पीछे खड़े हुए हैं अपने पेरेंट्स के साथ, तो आपका वहां मोटिवेशन होगा कि मैं एक ऐसे काम करूं ताकि मेरे पेरेंट्स को चीफ गेस्ट या फर्स्ट रो में बैठने का मौका मिले। आप पब्लिक सर्विस, सपोज पब्लिक प्लेस पे हो, कहीं पे आप रेलवे स्टेशन पे हैं, बस स्टैंड पे हैं, आप देखते हैं काफी सारे लोग, इतने गरीब लोग हैं, वनरेबल सेक्शंस हैं, जिनको आज शाम का खाना मिल गया तो सुबह के खाने का पता नहीं है। तो आप उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, बट आपके आइडियाज अच्छे हैं, बट आपकी पॉकेट में पैसे नहीं है उनकी हेल्प करने के लिए। तो आपके पास ये सबसे बेस्ट मौका होता है IAS में आके, आपकी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, फाइनेंशियल ऑथोरिटी है, आप अपने सिग्नेचर से उनकी हेल्प कर सकते हो। तो ये आपके पब्लिक मोटिवेशन हो सकते हैं। मतलब ये हर एक के अपने मोटिवेशन फैक्टर्स होते हैं। मैं कुछ आपको इन जनरल शेयर कर रहा हूं जो मेरी जर्नी में मुझे हेल्प किए थे। मैं जैसे आपको बताऊं, मेरा एक इंसिडेंट है जिसमें मेरे टेस्ट सीरीज में कम मार्क्स आ रहे थे, तो मेरे का डीमोटिवेशन हो रहा था। तो मेरे पेरेंट्स, मैं दादाजी मेरे किसान हैं, तो उन्होंने मुझसे एक बार पूछा कि क्यों बेटा, क्यों आपका मुंह लटका हुआ है, क्या तैयारी सही नहीं चल रही है? तो मैंने उनको बताया कि मेरे टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आ रहे। तो उन्होंने कहा कि मैं किसान हूँ, मैं कोई क्रॉप उगाता हूँ, अगर वो नष्ट हो जाती है इसका मतलब मैं बैठ नहीं जाता, मैं दोबारा हल से खेत जोत के और दोबारा फसल उगाता हूँ। तो ऐसी आप जो कमजोरियां, आपकी वीकनेस हैं, उन पर फोकस करके दोबारा टेस्ट लिखो, अच्छे मार्क्स आएंगे। और डेफिनेटली मैंने सेम वही किया और मेरे मार्क्स अच्छे आए। तो कहने का मतलब, आप अगर अच्छे से कंटिन्यूटी में सिंसियर डेडिकेशन से मेहनत कर रहे हो तो आपके डे बाय डे आपके इंप्रूव होता जाता है और आपने जो टारगेट सेट किया हो उसको आप डेफिनेटली अचीव कर लेते हैं। मैं बहुत सारे लोगों से ये मिलता हूँ, वो बताते हैं कि हम तो गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम तैयारी नहीं कर सकते। मैं आपको बता दूं, आप अगर कॉन्फिडेंस रखते हैं तो पैसा कभी भी आपके बीच में नहीं आएगा। आप सिंसियर हैं, डेडिकेशन के साथ तैयारी कर रहे हैं, तो आप मनी आपके बीच में नहीं आएगी। एक बोला जाता है ना कि आप गरीब घर में पैदा हुए हैं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बिकॉज यू कांट डिसाइड योर पेरेंट्स। बट आप गरीब रहते हुए ही मर गए तो इसमें आपकी सबसे बड़ी गलती है, बिकॉज आपको पूरा जीवन मिला था अपना स्तर सुधारने के लिए, अपने समाज का स्तर सुधारने के लिए। तो आज की डेट में, जब मैंने जैसे बताया कि कोचिंग की वीडियो भी इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, आपको स्टैंडर्ड बुक्स अवेलेबल हैं, आपको जो खर्चा आएगा तो वो बस बुक्स खरीदने का खर्चा आएगा। वो भी बहुत सारी ऑनलाइन साइट्स हैं जिन पे आपको सॉफ्ट कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है।
हैं टेलीग्राम्स ग्रुप्स पे, तो आपको इवन वो भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है। टेस्ट सीरीज भी आपको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, मार्केट से टेस्ट सीरीज प्रिंटेड मटेरियल में मिल जाता है। जैसे मैं किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम की बात करें, एसएससी या यूपीएससी या कोई एनीथिंग, उसका आप दिल्ली में या एनी जहां पे कोचिंग सेंटर्स हैं वहां पे आप प्रिंटेड मटेरियल मिल जाएगा आपको। टेलीग्राम्स के इन ग्रुप्स पे आपको ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी, उनकी प्रिंट निकाल के आप अपने से टेस्ट लगा के उनका जो मॉडल्स आंसर्स होते हैं उनसे कंपेयर कर सकते हैं अपने आंसर्स, चाहे वो ऑब्जेक्टिव के प्रीलिम्स हो या सब्जेक्टिव के मेंस के पेपर्स हो। आप मॉडल आंसरों से अपने कंपेयर करें और अपनी जो गलतियां हो रही हैं उन पर वर्कआउट करें। जो ये कोचिंग्स हैं जो टेस्ट सीरीज सारा कुछ तैयार करके देती हैं, ये जब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल हो रही हैं तो उनका यूज करें। आपको जस्ट स्पून फीडिंग करनी है, उन्होंने आपको सारी चीजें तैयार कर दी हैं, उनकी टीम वर्कआउट करती है, तो आप उस चीज को सीधा यूज करें और अपने अच्छे मार्क्स लाएं। एक जो जनरली थॉट आता है कि मेरे से तो नहीं हो पाएगा बीच बीच में एंड ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप में आप कॉन्फिडेंस रख रहे हैं और मैंने जो सोर्सेस बताए हैं उनके माध्यम से करोगे तो ये एग्जाम बहुत ही आसान है। लोगों ने इस एग्जाम को बहुत हाइप कर दिया है। मैं ये नहीं कहता कि कंपटीशन नहीं है, बिकॉज बहुत सारे सिंसियर कैंडिडेट इस एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, तो कंपटीशन है। बट आप अगर राइट गाइडेंस के साथ, सिंसियर डेडिकेशन के साथ करोगे और जो रिसोर्सेज बताए हैं उनसे करोगे तो डेफिनेटली इस एग्जाम को निकाल लोगे। अभी के इस स्टेज पे आप सपोज मूवी भी देखते हैं कोई, तो इस टाइप की डॉक्यूमेंट्री या फिर बायोपिक मूवीज देखें। जैसे आप महात्मा गांधी जी पे कोई मूवी बनी है, सरदार पटेल पे कोई बनी है, भगत सिंह पे जो मूवी बनी है, या फिर जैसे RSTV का एक संविधान करके टीवी सीरीज है जिसमें 10 एपिसोड में बता रखे हैं कि कैसे संविधान को बनाया गया, डिफरेंट आर्टिकल्स कैसे रखे गए, उसमें क्या अमेंडमेंट्स कैसे किए गए। एंड साथ में एक भारत की खोज करके है जिसमें पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके आज की डेट तक का सारा कुछ है। आप World War I की डॉक्यूमेंट्री देखें, World War II की डॉक्यूमेंट्री देखें। कहने का मतलब मनोरंजन करते टाइम भी ऐसी चीजें देखें ताकि आपको कहीं ना कहीं चीजों की नॉलेज होती जाए, यूपीएससी की साइड आपका इंक्लिनेशन होता जाए और आपका यूपीएससी का सिलेबस भी कवर होता जाए। एंड नॉट ओनली यूपीएससी, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम विच इंक्लूड्स जनरल स्टडीज सब्जेक्ट्स, वो आपकी चीजें कवर हो जाएं। तो आप हमेशा से आप सपोज आप 6th क्लास में पढ़ते हैं तो 6th क्लास में आप यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट नहीं करोगे। आपका टारगेट होगा कि 6th क्लास को टॉप करें और साथ में ही जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो जनरल स्टडीज का पार्ट होता है उन सब्जेक्ट्स को जो आपके सिलेबस के भी पार्ट हैं 6ठी 7वीं क्लास में, उनको ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। और जब एंटरटेनमेंट के लिए कुछ मूवीज या गाने सुनने का या वीडियो गेम्स देखने का, खेल, सिलेबस भी कवर हो जाए और आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाए। मैं आपको बता दूं, आप अगर एजुकेशन से भागोगे तो आपको पढ़ाई काटने को दौड़ेगी, लेकिन एक आपका स्केड्यूल बना लोगे, हमेशा से तैयारियां शेड्यूल बना के करो। एक टाइम टू टाइम आपको इतने बजे जगना है, उसके बाद आपको स्कूल जाना है, फिर होमवर्क करना है, इतने पे रिवीजन करना है। 24 घंटे, हर किसी के पास 24 घंटे होते हैं। आप उसको अगर टाइम टू टाइम घंटे वाइज डिवाइड करके उसको आप अपना शेड्यूल बना के डे फॉलो करोगे तो बहुत ही प्रोडक्टिव दिन आएगा। एंड एंड ऑफ द डे आपकी एक ये होना चाहिए कि मैंने आज पूरे दिन किया क्या। ये आप अगर इस टाइप की आप लाइफ स्टाइल फॉलो करते हैं एंड साथ में ही स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे भी फोकस करें, नो डाउट इन दैट, एंड बट एकेडमिक्स शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज ऑन कॉस्ट ऑफ दैट। एंड आप अगर इस टाइप की थिंकिंग रखोगे तो आप डेफिनेटली चाहे लाइफ में किसी पोस्ट पे जाएं या ना जाएं, लेकिन एक अच्छे इंसान बनोगे। और यूपीएससी, मैं तो आप सबको बताना चाहूंगा कि यूपीएससी की एग्जाम की तैयारी जरूर करें, बिकॉज इसका जो सिलेबस है वो इतना होलिस्टिकली डिजाइन किया हुआ है कि हर एक सब्जेक्ट की कुछ ना कुछ पार्ट्स को, कंपोनेंट को इंक्लूड करता है। तो जब आप यूपीएससी की एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे आपका सिलेक्शन ना हो, लेकिन आप एक नॉलेजेबल पर्सन बनते हैं, सो दैट यू कैन पार्टिसिपेट एट एनी पब्लिक प्लेटफॉर्म, बिकॉज आपको हर एक चीज के बारे में कुछ ना कुछ पता होता है, वो एक आपको अच्छा इंसान बनाता है। तो बस अगर मैं समराइज करूं इन चीजों को, तो अगर आप कॉन्फिडेंस रखते हैं और आपको राइट गाइडेंस के साथ, सिंसियरिटी एंड डेडिकेशन के साथ अगर इस एग्जाम को तैयारी करते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन बी द टॉपर ऑफ दिस